नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे सिटीजनशिप के ऊपर। हमारी जो सीरीज चल रही है जीके की, जिसके अंदर हम लोग पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे भारत की नागरिकता के ऊपर। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन डिस्कस कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट सेकेंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो नागरिकता के बारे में है, सिटीजनशिप के बारे में है, जिसमें 5 to 11 जो है हमारे जो आर्टिकल्स है वो डेडिकेटेड है सिटीजनशिप के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। सिटीजनशिप का मतलब होता है भारतीय नागरिकता। नागरिकता का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर जो भारत के नागरिक हैं उनको आपने स्पेशल कुछ पावर्स दे रखी हैं, जैसे वोटिंग का अधिकार, इलेक्शंस में खड़े होने का अधिकार, पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करने का अधिकार, सरकारी नौकरी एक्वायर करने का अधिकार, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेसेस को करने का अधिकार, बिजनेस को रेगुलर करने का अधिकार। ऐसे बहुत सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, बहुत सारे राइट्स नागरिकों को मिलते हैं। जब वो किसी देश के नागरिक होते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उनको कई सारे राइट्स मिलते हैं, तो उनको हम लोग सिटीजन बोलते हैं। तो जब हम आजाद हुए और हम लोगों ने संविधान बनाया, 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू किया गया, तो एक बहुत बड़ा सवाल संविधान के सामने था कि आखिर आजाद भारत किस किस को अपना नागरिक मानेगा और किस किस को नहीं मानेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किस किस के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। उस टाइम पर भारत के अंदर बहुत सारे अंग्रेज लोग भी थे, बहुत सारे यूरोपियंस भी थे। उस टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान से आए थे, जो पाकिस्तान जाने वाले थे, या चाइना या और किसी कंट्री के भी बहुत सारे लोग इंडिया में थे, और भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में बैठे हुए थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि आप किसको नागरिकता देना चाहते हो और आने वाले समय में कौन कौन किस लॉ के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। तो हमारी जो सिटीजनशिप है, नागरिकता का जो अधिकार है, पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 to 11 इस तरीके से है, किस किस को नागरिक मानता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 जो है वो इस बारे में था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पर हमारा संविधान किस किस को भारत का नागरिक मानेगा। तो उस टाइम पर यह कहा कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का डोमिसाइल्ड है, यानी कोई भी व्यक्ति जो उस दिन 26 जनवरी 1950 में भारत में रह रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, अगर वो भारत में पैदा हुआ है या फिर वो विदेश में है लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके पेरेंट्स कभी भारत में पैदा हुए, या फिर ना उसके पेरेंट्स भारत में पैदा हुए ना वो भारत में पैदा हुआ, लेकिन वो पिछले 5 साल से भारत में रह रहा है। इसमें बहुत सारे यूरोपियंस भी शामिल हैं। जैसे बहुत सारे यूरोपियंस भारत की लड़ाई के अंदर, भारत की आजादी की लड़ाई के अंदर भारत की तरफ थे। तो ऐसे बहुत सारे यूरोपियंस को हमने ये अधिकार दिया कि आप भी भारत के नागरिक बन सकते हो। तो ऐसे तमाम लोग भारत के नागरिक जो है वो बन गए आर्टिकल 5 के तहत। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 6। याद रखिएगा, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 ये दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ डील करते हैं। जो किसके साथ डील करते हैं? जो पाकिस्तान के साथ डील करते हैं। जब पाकिस्तान 1947 में बना था, आज के टाइम में ये दोनों आर्टिकल्स हमारे लिए पूरे तरीके से इररेलेवेंट है, लेकिन हमारी जो सीरीज चल रही है हम लोग इसके अंदर इसको मतलब 5-10 मिनट का इसके ऊपर छोटा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आना बड़ा मुश्किल है। ये कानून क्या कहते हैं? आर्टिकल 6 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट हुआ उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? आप ये समझिए, 1947 में पाकिस्तान बना और 26 जनवरी 1950 को ये कानून जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हो रहा है। तो ये 3 सालों की बात है। 3 साल से पहले जो है, 47 से जो पहले है, वो तो पार्ट 5 के अंदर ऑलरेडी हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। लेकिन पार्ट 6 का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति आज के टाइम का जो पाकिस्तान है, आज का टाइम मतलब 26 जनवरी 1950 का जो भारत है,
जो समय है, अगर 47 से 50 के बीच में कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो क्या उसको नागरिकता मिलेगी? तो पहला प्रोविजन तो यह है कि अगर वो व्यक्ति जुलाई 1948 से पहले आया है तो उसको डायरेक्टली नागरिकता मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुलाई 1948 एक ऐसी डेट है जब भारत सरकार ने और पाकिस्तान सरकार ने परमिट सिस्टम शुरू किया था। क्या शुरू किया था? परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम का मतलब यह है कि जुलाई 1948 के बाद भारत में जो भी आ रहा था और भारत से जो भी जा रहा था उनको एक परमिट दिया जा रहा था। तो हमने ये कहा कि अगर आप जुलाई 1948 से पहले भारत आए हो तो आप नागरिक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जुलाई 1948 के बाद भारत में एंट्री कर रहे हो तो आपको एक परमिट मिलेगा, और अगर आपका परमिट 6 महीने पहले इश्यू हो चुका है, 6 महीने से ज्यादा उस परमिट को इश्यू हुए हो चुके हैं, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। मतलब प्रॉब्लम तब भी नहीं है, कोई पाकिस्तान से भारत में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जुलाई जुलाई 1948 के बाद अगर परमिट आपको कम से कम 6 महीना भारत में दिखाना पड़ेगा कि आप रह रहे हो, आपको परमिट 6 महीने पहले इशू हुआ था, तो ही आपको नागरिकता मिल सकती है। तो लगभग सबको ये नागरिकता मिल गई। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 उन लोगों के बारे में है जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से वापस भारत में आए। कई लोग 1 मार्च 1947 के बाद से जब ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान जरूर बनेगा, तब उन्होंने पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया। वो लोग पाकिस्तान गए, लेकिन कुछ समय के बाद उनको लगा कि यार पाकिस्तान जो है वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान से मच बेटर इंडिया है, हमें इंडिया शिफ्ट करना चाहिए। तो वो लोग पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट होने लगे, वापस आने लगे। ऐसे लोगों को भी हमने नागरिकता दी है, और उनकी नागरिकता के अंदर हमने उनको रिस्ट्रिक्शन ये किया है कि आपको केवल 6 महीने जो है 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। 6 महीना इंतजार करने के बाद आपको ये नागरिकता प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यानी कि टेक्निकली बात यह है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया उन सबको नागरिकता बड़े आसानी से दे दी गई। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, आर्टिकल 8, सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रॉड। जैसे बहुत सारे यूरोपियंस और बाहर के लोग भारत में रह रहे थे, भारत की लड़ाई के लड़ रहे थे, भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वैसे बहुत सारे इंडियंस विदेशों में रह रहे थे और वहां पर रहकर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आपने गदर पार्टी का नाम सुना होगा, आपने लंदन में बनी हुई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुना होगा जिन्होंने भारत की आजादी के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया, और वहां पर वो ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज किया करते थे। ऐसे लोगों को हम छोड़ नहीं सकते, तो उनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी कोई व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ या फिर उसके अगर पेरेंट्स भारत में पैदा हुए, उन सबको भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर वो विदेश में रह रहे हैं, उन सबको ये कहा गया कि आप इंडिया के जो डिप्लोमेटिक ऑफिसेज है बाहर में, वहां पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए और आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी विदेशी नागरिकता को हासिल कर लेगा उसकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप फॉर एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप। कोई भी व्यक्ति भारत का अगर नागरिक है, अगर वो विदेश की किसी नागरिकता को ले लेता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये कहता है कि सिटीजनशिप आपकी बरकरार रहेगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी सिटीजनशिप बरकरार रहेगी जब तक कि इसके अगेंस्ट में कानून का कोई प्रोविजन एक्ट नहीं करता, या फिर आप कोई गलत काम नहीं करते। जैसे कि हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि मान लो भारत सरकार का मन किया कि वो कुछ लोगों को जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कुछ लोगों की नागरिकता खत्म कर दी जाए, तो क्या वो भारत सरकार ऐसा कानून लाकर नहीं, क्या ऐसा कोई ऑर्डर पास करके किसी एक व्यक्ति की नागरिकता को खत्म कर सकती है? या भारत में जैसे राहुल गांधी है, क्या ऐसा कर सकती है भारत सरकार के राहुल गांधी की नागरिकता को खत्म कर दिया जाए? तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आपकी नागरिकता तभी खत्म हो सकती है जब आपने कोई गलत काम किया हो, या फिर कोई प्रोविजन कानून का, कोई वैलिड प्रोविजन कानून का ये कहता है कि हाँ आपने ये गलत काम किया है और इसलिए आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या सरकार की मनमर्जी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को भारत में खत्म नहीं किया जा सकता।
और आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि देखो भाई, 5 से लेकर 8 9 का जो प्रोविजन है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक, हम लोगों ने जो बात की है वो बात ये की है कि 26 जनवरी 1950 तक, 1950 जब ये कानून, जब ये संविधान लागू हुआ है, कौन कौन भारत का नागरिक है। लेकिन इस डेट के बाद से ये कैसे डिसाइड होगा कि भारत का नागरिक कौन है? तो उन्होंने कहा कि संविधान इसके बारे में नहीं बताएगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा ने ये क्लियर किया कि हम नहीं बताएंगे कि इसके बाद भारत का नागरिक कौन होगा। इसके बाद जो भी भारत का नागरिक होगा उसके लिए आजाद भारत की पार्लियामेंट को ही कानून बनाने का अधिकार है। कौन कानून बनाएगा? 26 जनवरी 1950 के बाद कोई नया व्यक्ति अगर है, कोई नया नागरिक अगर बनता है, तो वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा संविधान के आधार पर नहीं, बल्कि उसके लिए पार्लियामेंट एक कानून बनाएगा। वो कानून ये बताएगा कि इसके बाद से भारत का नागरिक आखिर कौन कौन माना जाएगा, सिटीजन आखिर कौन कौन माना जाएगा। तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान ये नहीं बताता है कि आज के समय में, आज 2024 के अंदर भारत का नागरिक कौन है। पार्लियामेंट ही ये डिसाइड कर सकती है कि 2024 में भारत का नागरिक कौन है। संविधान केवल ये बताता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस समय भारत का नागरिक कौन था। वो ये नहीं बताता है कि उसके बाद नागरिक कौन और कैसे बनेगा। तो क्योंकि पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया कि वो डिसाइड करे कि 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक बन सकता है, तो इसलिए आजाद भारत की पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट, जिसको पास किया गया कब? 1955 में, 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया भारत में। उस सिटीजनशिप एक्ट में माना जाता है कि कुछ कमियां थी, क्योंकि नया नया आजाद देश हुआ था, बहुत सारी चीजों को हम लोग नहीं सोच सकते कि क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या समस्याएं आएंगी। तो इसीलिए उसमें कई सारी अमेंडमेंट्स की गई। 1986 में पहली बार अमेंड किया गया, 1992 में अमेंडमेंट, 2003 में, 2005 में, 4 बार इसमें अमेंडमेंट्स किए गए। और उसके बाद 2015 के अंदर उसको काफी हद तक चेंज कर दिया गया, और 2019 के अंदर एक मेजर चेंज आया, जिसके अंदर हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर कुछ विदेशियों को हमारी सिटीजनशिप का अधिकार दिया गया। उसके बारे में हम लोग एक बेसिक, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया, ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे देश की नागरिकता को अगर आपने एक्वायर करना है, भारत की नागरिकता हासिल करने के 5 तरीके हैं: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन। ये क्या क्या है? पहला है बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद, वो भारत का नागरिक हो सकता है। ये कानून सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जो भी भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक बन जाएगा, लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। कोई छुट्टियां मनाने लेडी भारत आई, प्रेग्नेंट है, और वो यहाँ पर उसके बच्चा हो गया, तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। तो भारत सरकार को अपनी कुछ गलतियों का एहसास हुआ 1986 और 1992 में, उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए, और अब के टाइम में ये कहा जाता है कि भारत में जो बच्चा पैदा हुआ उसके पेरेंट्स भी अगर भारतीय हैं, या उनके पेरेंट, एक पेरेंट भारतीय है और दोनों पेरेंट्स के पास वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो भारत का नागरिक बाय बर्थ माना जाएगा। दूसरा है बाय डिसेंट। अगर कोई विदेशी भारत में आकर पैदा होता है तो वो भारतीय नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर कोई इंडियन केवल बाहर पैदा हो जाता है तो उसको भारतीय नागरिकता से वंचित भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर आप भारत के बाहर पैदा हो गए लेकिन आपके पेरेंट या पेरेंट्स भारतीय हैं, तो बाय डिसेंट आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन। कई बार क्या होता है कि कुछ कंडीशंस भारत सरकार ने दे रखी हैं, आप उन कंडीशंस पर खरे उतरते हो और आपका भारतीयता के साथ कुछ नाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पूर्वज भारतीय थे, या फिर आप भारत में नौकरी करते हैं, या फिर आपने किसी भारतीय व्यक्ति से शादी कर ली। इन कंडीशंस में अगर आप 7 साल भारत में लगा लेते हैं तो आप बाय रजिस्ट्रेशन जो है
भारत के नागरिक बन सकते हैं। चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन। आपका भारत से कोई लेना देना नहीं है, आपने किसी भारतीय से शादी नहीं करी है, आप पूरे तरीके से विदेशी हैं, लेकिन आपको भारत वर्ष बहुत पसंद आ जाता है। आप पिछले 14 में से लगभग 12 साल भारत में बिताते हैं। आप भारत की किसी एक ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 में से किसी और एक ऑफिशियल लैंग्वेज को सीख लेते हैं, और आप कोई कला या किसी क्षेत्र के अंदर बहुत अव्वल हैं, आप गाने में बहुत अव्वल हैं, तो ऐसे में भारत की जो सिटीजनशिप एक्ट है वो ये कहती है कि आप बढ़िया भारतीय बन चुके हैं। ऑल दो आप भारत में पैदा नहीं हुए, ऑल दो आपके पेरेंट्स भारतीय नहीं है, ऑल दो आपका भारत से कोई नाता नहीं है, बट फिर भी भारत सरकार ये मानते हैं कि आप भारतीय हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं बाय नेचुरलाइजेशन, और इस प्रोविजन के तहत आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आता है, अदनान सामी एक सिंगर हैं, तो वो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है कि उनको भारत की नागरिकता इस तरीके से मिल सकती है। और बाय रजिस्ट्रेशन में आप सोनिया गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हो, जिन्होंने एक भारतीय व्यक्ति से शादी की और बाद में उनको नागरिकता मिली। फिर है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर भारत सरकार किसी विदेशी टेरिटरी को एक्वायर करके भारत में मिला लेती है, तो फिर वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? आप सिक्किम को मान सकते हो, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के टाइम पर सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था। 1975 में इसको एक्वायर किया गया, तो जितने भी लोग सिक्किम में रहा करते थे उन सबको भारत की नागरिकता बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के थ्रू मिल गई। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये भी कहता है कि भारत की नागरिकता को अगर 5 तरीके से एक्वायर किया जा सकता है, तो 3 तरीके से भारत की नागरिकता को से वंचित भी किया जा सकता है, आपको छोड़ा भी जा सकता है। वो 3 तरीके से आपकी लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा? पहला है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब है कि आपने किसी और देश की नागरिकता हासिल कर ली और भारत की नागरिकता को आपने छोड़ दिया है, यानी आप अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता को जब छोड़ देते हैं तो उसे रिनंसिएशन कहा जाता है, वॉलेंटरली गिविंग अप इंडियन सिटीजनशिप। दूसरा है टर्मिनेशन। जरूरी नहीं है कि आप भारत की नागरिकता को छोड़ें, अगर आपने किसी और देश की नागरिकता को हासिल कर लिया है तो ऑटोमेटिकली भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप 2 देशों के नागरिक हो सके। तो जैसे ही आप किसी और देश के नागरिक बनेंगे, आपकी भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तीसरा है बाय डेप्रीवेशन। आपने यहां देखा कि हम बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन में डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं भारत सरकार को, ये बताने के लिए कि हम लोग इतने साल से भारत में रह रहे हैं, हमारा ये भारत के साथ रिलेशनशिप है। इन सबको प्रूव करने के लिए आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। मान लीजिए बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए वो फर्जी थे, वो फ्रॉड थे, उनमें कुछ गड़बड़ थी, और भारत सरकार को इस बात का पता चल जाता है कि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाकर भारत की नागरिकता को हासिल किया है, तो भारत सरकार आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है। और किस प्रोविजन के तहत कर सकती है? बाय डेप्रीवेशन, इन केस ऑफ फ्रॉड या डिसलॉयल्टी। अगर भारत सरकार को ऐसा लगता है कि आपने फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता को एक्वायर किया है, तो फिर बाय डेप्रीवेशन के कानून से वो आपको वंचित कर सकती है भारत की नागरिकता से। तो हमने अब तक के वीडियो में ये समझा, पहली चीज पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक था। फिर पार्लियामेंट ने ये कहा कि संविधान ने ये कहा कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से कानून बना ले। सिटीजनशिप एक्ट 1955 लागू किया गया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये कहता है कि 5 तरीके से भारत की नागरिकता को हासिल किया जा सकता है और 3 तरीके से भारत की नागरिकता आपसे छूट सकती है। तो ये पूरा का पूरा जो है नागरिकता के ऊपर हमारा जो कानून है वो ये कहता है। अब इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज आती हैं हमारी सिटीजनशिप के अंदर, जिसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। पहली कैटेगरी है, कैटेगरीज कौन सी है? पहली कैटेगरी है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। नाम से पता लगता है एक ऐसा व्यक्ति जो इंडियन है
लेकिन रहता नहीं है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा भारत के बाहर रह रहा है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति छुट्टियां मनाने गया तो वो एनआरआई हो गया ना। कोई व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा अगर भारत के बाहर रह रहा है, लेकिन वो व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसके पास पासपोर्ट ऑफ इंडिया है, वो व्यक्ति भारत में वोट डाल सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियन। यानी कि एन इंडियन सिटीजन। पहली कंडीशन क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन बाहर रह रहा है काम के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में या किसी और कारण से, तो उसको हम लोग एनआरआई मानते हैं। स्टेड अवे फॉर मोर देन 6 मंथ्स। वो इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करता है और उसके पास सारे के सारे वही राइट्स हैं जो इंडिया के सिटीजन के पास है। ये लोग हमारे लिए बड़े फायदे वाले होते हैं। ये जो एनआरआईज है, सबसे बड़ा फायदा इन लोगों का ये होता है एनआरआईज का, क्योंकि ये बाहर रहकर हमारे यहाँ पर बहुत पैसा भेजते हैं। इसलिए एनआरआईज को हम लोग स्पेशल कुछ सहूलत, कुछ बेनिफिट्स देते हैं। जैसे एनआरआईज जो पैसा इंडिया में भेजते हैं, हम उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लेते हैं। हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस वगैरह मनाया जाता है ताकि उन लोगों को हम ऑनर कर सकें जो देश के बाहर रह रहे हैं। नेक्स्ट आता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एक स्कीम शुरू की गई थी, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जो लोग विदेशों में रह रहे हैं वो भारत के बहुत ज्यादा फेवरेबल हैं, बहुत अच्छे, उनकी वजह से भारत को काफी फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं भारत की सरकार को ये लगता है कि जो लोग भारतीय नहीं भी हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई कनेक्शन इंडिया के साथ है, उन लोगों को भी उन कनेक्शंस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उन लोगों को भी स्पेशल प्रोविजंस देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप भारतीय हैं, आप विदेश में जाकर बस गए, थोड़े टाइम के बाद आपकी फैमिली बढ़ी, आपके बच्चे पैदा हुए, उनको विदेशी नागरिकता मिल गई, लेकिन आपका बहुत कुछ, आपके बहुत रिश्तेदार, आपकी बहुत प्रॉपर्टी अभी भी भारत में है, लेकिन आपके बच्चों को विदेशी नागरिकता मिल चुकी है। तो क्या ये कनेक्शन खत्म हो गया? क्या भारत सरकार अब आपके बच्चों को बिल्कुल भी भारतीय नहीं मानेगी? ऐसा नहीं है। भारत सरकार आपके बच्चों को अभी भी भारतीयता के कुछ बेनिफिट्स देने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। हालांकि ये प्रोविजन 2015 में खत्म कर दिया गया था। हम ये नहीं कह सकते कि इसको खत्म कर दिया गया था। एक और स्कीम लॉन्च की ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया 2015 में, उसके अंदर पीआईओ को मर्ज कर दिया गया। तो आज के समय में पीआईओ जो है वो ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर उसको मर्ज कर दिया गया है। ये कौन है? ये फॉरेन के वो सिटीजन्स हैं, फॉरेन कंट्री के वो सिटीजन्स हैं जिनका भारत के साथ कुछ नाता है। अप टू 4 जनरेशन, कोई ऐसी जनरेशन उनकी रही हो जो भारतीय रही हो, तो हम ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। इन लोगों को क्या फायदा मिलता है? इनको वीजा फ्री ट्रेवल मिलता है और कुछ एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इनको मिला करते थे। लेकिन 2015 के अंदर हमने पीआईओ की स्कीम को बंद कर दिया। अभी कौन सी स्कीम चालू है? अभी स्कीम है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की स्कीम। एक कार्ड आपको मिलता है, जैसे पासपोर्ट होता है वैसे ही एक कार्ड आपको मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसको 2005 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। 2015 के अंदर इसमें मेजर चेंजेस हुए, पीआईओ को इसमें मर्ज कर दिया गया। इनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ओसीआई को, ओसीआईज को, जैसे लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री एंट्री टू इंडिया। पूरी जिंदगी जब मर्जी चाहे तो ये भारत में आ सकते हैं, इनको किसी वीजा की जरूरत नहीं है। ये यहाँ आकर किसी तरह की प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और भारत में पढ़ाई भी कर सकते हैं और कोई ना कोई बिजनेस या कोई ना कोई काम भी कर सकते हैं। इनको FRRO के साथ रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या मतलब है? जो पहले पीआईओ थे उनको FRRO के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। यानी कि जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको हमने 2015 में खत्म कर दिया है, जब वो लोग भारत में आते थे और यहाँ पर मान लीजिए साल 2 साल रुकते थे, तो हर 6 महीने के बाद उनको एक रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर अपनी हाजिरी लगानी पड़ती थी। उनको ये बताना पड़ता था कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं इस जगह पर हूँ और ये मेरा काम चल रहा है और ये काम अब तक खत्म होगा। मतलब कुछ डिटेल्स उनको ये भरनी पड़ती थी। तो ये भी उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती थी कि हर 6 महीने में उनको अपने आप को दिखाना पड़ता था कि हाँ मैं भारत में रह रहा हूँ। सिटीजन्स को ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ये प्रोविजन को भी खत्म कर दिया गया और ओसीआई के अंदर जो व्यक्ति भारत में है
उसको FRRO के सामने कभी भी ये रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। फिर इनको बहुत सारे बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए गए हैं, लेकिन जो एक बेनिफिट इनको नहीं दिया गया, जो केवल सिटीजन्स को दिया जाता है, ये कोई वोट नहीं दे सकते और किसी सरकारी पद के ऊपर नहीं बैठ सकते, कोई MLA नहीं बन सकते, MP नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, सरकारी नौकरियों में, उच्च सरकारी नौकरियों में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, आर्म्ड फोर्सेस में नहीं जा सकते और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को भी एक्वायर नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है PIO और OCI के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। वैसे तो ये जो 2019 के अंदर एक मेजर चेंज आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था CA NRC वाला, इसके ऊपर एक फुल वीडियो डिजर्व करता है ये एक्ट के, पूरा एक वीडियो बनाया जाए, बट मैं आपको शॉर्ट में बताया था कि इसमें क्या होता है। इस कानून के तहत ये जो 2019 के अंदर CAA लागू किया गया था, इसके अंदर ये कहा गया था कि भारत के जो 3 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों देश जो है ये इस्लामिक कंट्रीज है, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है। इन देशों के अंदर जो भी माइनॉरिटी में रह रहे हैं, जैसे हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस, जो भी इन कंट्रीज के अंदर माइनॉरिटीज में रह रहे हैं, अगर उनका परसिक्यूशन हुआ है, यानी कि अगर उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, और ऐसे लोग अच्छा बर्ताव ना होने की वजह से अगर 2014 से पहले भारत में भाग कर आए हैं, तो उनको जो है नागरिकता दे दी जाए। मतलब आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान ने आपके साथ गलत किया और आप 30 दिसंबर 2014 को भारत में आ गए, आप हिंदू हैं, पाकिस्तान में थे, गलत हुआ, 30 दिसंबर 2014 को आप भारत में आ गए, भारत सरकार अब आपको नागरिकता दे देगी। डजंट मैटर कि आप बाय बर्थ, डिसेंट, ये वो चीजें जो हमने 5 एक्विजिशंस पढ़ी, उसके तहत आप ठीक हो या नहीं ठीक हो, उसके तहत आपको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, डजंट मैटर। अगर आप माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस, इनमें से किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इन 3 देशों से बिलोंग करते थे, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे, तो आपको भारत की नागरिकता जो है वो मिल जाएगी। इस प्रोविजन के बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हुए थे। पहली बात तो ये कि क्या श्रीलंका के मुसलमानों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत तो एक सेकुलर कंट्रीज है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज किए गए थे कि क्यों केवल इस्लामिक कंट्रीज और क्यों केवल नॉन मुस्लिम्स। क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है, इसलिए धार्मिक आधार पर ये डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए थे। ये इस कानून का, इस अमेंडमेंट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था। लेकिन वैसे ही प्रोविजंस जो है, भारत सरकार ने भी अपने बहुत सारे डिफेंसेस रखे थे। अभी के टाइम में ये लागू हो चुका है और बहुत सारे विदेशी लोगों को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए बहुत सारे लोगों को नागरिकता इस CAA के आधार पर अभी रिसेंटली दी जा चुकी है। तो ये था हमारा लेक्चर आज का सिटीजनशिप के बारे में। अगर कोई सवाल हो आपके दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं और अपने विचार भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।